चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हम सबकी जेब में है, हमारे पैसे की। ये कहानी है उस संस्था की जो इसे बनाती है और उन नोटों की जिन पर भारत की पूरी कहानी छपी है। अच्छा, आज की हमारी सारी बातचीत का जो सोर्स है वो है ये एक अकेली तस्वीर। यकीन करना मुश्किल है ना, पर हमारी करेंसी से जुड़ी ढेर सारी जानकारी इसी एक जगह पर छिपी है। तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। हम सब रोज न जाने कितनी बार नोटों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो नोट हैं वो सिर्फ लेन देन का एक कागज नहीं है। असल में ये अपने आप में एक कहानी है। तो आइए इस बड़ी संस्था से लेकर एक छोटे से नोट तक का सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस संस्था से जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो आरबीआई का सफर शुरू हुआ था 1935 में। फिर कुछ ही साल बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई आ गया, जो आज भी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। और फिर 1949 में आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में था, ताकि देश की आर्थिक नीतियां आज़ाद भारत के हिसाब से बन सकें। देखिए, आरबीआई सिर्फ आम बैंकों का बैंक नहीं है, ये तो खुद सरकार का बैंक है। मतलब ये कि देश के सारे बड़े बड़े पैसों के लेन देन और हिसाब किताब की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। तो सवाल ये है कि आखिर आरबीआई करता क्या है? आइए अब जरा ये देखते हैं कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और इसके सबसे जरूरी काम क्या हैं। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो आरबीआई के 4 सबसे बड़े काम हैं। पहला, नए नोट छापना और बाजार में लाना। दूसरा, ये तय करना कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। तीसरा, देश के पास जो विदेशी करेंसी का भंडार है उसे संभालना। और चौथा, जो नोट फट पुराने हो गए हैं या चलन से बाहर हो गए हैं उन्हें नष्ट करना। लेकिन रुकिए, नोट छापने की इस पावर में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और वो ट्विस्ट है 1 रुपए का नोट। जी हां, ये अकेला ऐसा नोट है जिसे आरबीआई नहीं बल्कि सीधे भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और यही वजह है कि इस पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। तो याद रखिएगा, 1 रुपए को छोड़कर बाकी सारी करेंसी आरबीआई की जिम्मेदारी है। चलिए अब आरबीआई की बड़ी बड़ी बातों से निकलकर उन नोटों पर आते हैं जिन्हें हम रोज अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि इन पर एक पूरी दुनिया छपी है, हमारे देश की संस्कृति की दुनिया। ये टेबल देखिए, ऐसा लगता है जैसे हम नोटों के जरिए पूरे भारत का टूर कर रहे हैं। 10 रुपए के नोट पर ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, तो 20 के नोट पर हम महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में पहुंच जाते हैं। 50 के नोट पर कर्नाटक का हम्पी रथ है और 100 पर गुजरात की शानदार रानी की वाव। सच में ये हमारी विरासत को अपनी जेब में लेकर घूमने जैसा है। इन प्रतीकों के अलावा एक और चीज है जो हर नोट को खास बनाती है, और वो है उसका रंग। हर नोट का अपना एक अलग ही रंग है। हर नोट को एक खास पहचान देने के लिए उसे एक अलग रंग दिया गया है। जैसे 10 का नोट चॉकलेटी ब्राउन सा होता है, 50 वाला फ्लोरेसेंट ब्लू और 200 वाला वो एकदम चमकीला पीला। ये रंग न सिर्फ नोटों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हमें उन्हें आसानी से पहचानने में भी मदद करते हैं। अब हम अपनी कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसने भारतीय मुद्रा के इतिहास पर एक बहुत गहरा असर डाला। हम बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण की, यानी डिमोनेटाइजेशन की। 2016, ये साल शायद ही कोई भूला होगा। यही वो साल था जब भारत में हाल का सबसे बड़ा विमुद्रीकरण हुआ, जिसने पूरे देश में एक हलचल मचा दी थी। लेकिन 2016 में जो हुआ वो पहली बार नहीं था। भारत में इससे पहले भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। एक बार 1946 में, आज़ादी से ठीक पहले, और फिर 1978 में। हर बार इसका मकसद एक ही था, अर्थव्यवस्था से काला धन या कुछ खास तरह के नोटों को चलन से बाहर करना। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल उठता है, अगली बार जब कोई नोट हमारे हाथ में आएगा तो क्या हम उसे सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह देखेंगे, या फिर उस पर छपे इतिहास, संस्कृति और रंगों की कहानी को भी महसूस कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारे देश की पहचान का एक हिस्सा है।